हेलो बच्चों, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम क्लास 9 का ही लोकतंत्र शुरू करने वाले हैं, जिसका ही पहला लेक्चर होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखो, चैप्टर समझो और ये पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लोकतंत्र क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, सबसे पहला लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है, एक शासन का रूप है, ठीक है। अब शासन क्या होता है, शासन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रूल करना, मतलब चलाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो देखो शासन करना क्या होता है, पहले सिंपल से अगर हम भाषा में समझें, किसी चीज़ को चलाना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भारत देश की, ठीक है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जिनको भी हम चुनते हैं, वो क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। यानी कि जो भी नियम कानून चाहिए देश को चलाने के लिए वो चीज़ें करते हैं वो, ठीक है। और इस तरीके से क्या है वो, मतलब जो भी डिसीजंस लेने होते हैं देश के लिए, ठीक है, वो सब कुछ वो करते हैं ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ता रहे, ठीक है। इस तरीके से जो शासन है मतलब वो रूल करना होता है, मतलब किसी चीज़ को रन करना, चलाना, ठीक है। अब हमें एक चीज़ याद रखना है कि विश्व में जितने भी देश हैं वो या तो लोकतांत्रिक हैं या फिर वो गैर लोकतांत्रिक हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, ये समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र होता क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र को अगर हम एक सामान्य भाषा में समझें तो लोकतंत्र यानी लोक मतलब लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, यानी लोगों का शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। चलो एक बार इसको हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो विश्व के जितने भी देश हैं वो दो प्रकार के हैं, हमने अभी पढ़ा। तो विश्व के जो देश हैं वो लोकतांत्रिक हैं या फिर गैर लोकतांत्रिक हैं, ठीक है। अब लोकतंत्र समझने से पहले गैर लोकतांत्रिक के क्या क्या उदाहरण हैं, मतलब क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो एक आपका सैनिक शासन है, एक आपका राजतंत्र है, एक तानाशाही है, ठीक है। सैनिक शासन का मतलब क्या होता है, सेना का शासन, यानी कि या तो सेना खुद रूल करेगी या फिर सेना का कोई अधिकारी जो है वो क्या करेगा, शासन करेगा, ठीक है। यानी देश को चलाएगा, जो भी रूल और रेगुलेशंस बनाने हैं देश के लिए वो सब कौन करेगा, वही व्यक्ति करेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैनिक शासन, क्योंकि जो सेना है वो चला रही है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैनिक शासन। तो इसका एग्जाम्पल पहले पाकिस्तान हमने पहले पढ़ा, मतलब पहले आपने सुना भी होगा, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अपने एग्जाम्पल याद होगा, अगर सुना होगा तो, नहीं तो इस चैप्टर में एक है भी इसके बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे। और अभी करंटली आपका म्यांमार आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, जो आपने अभी याद करा है मैप में, उसी में जो म्यांमार है वो क्या ऐसा देश है, सैनिक शासन वाला देश है, ठीक है। यानी वहाँ पर कौन शासन चला रहा है, म्यांमार को कौन चला रहा है, सेना चला रही है, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, सैनिक शासन वाला देश बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हमने अभी देखा, राजतंत्र होता है। देखो राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र, यानी कि राजा का शासन, ठीक है। जहाँ पर कौन रूल करेगा, आपका राजा रूल करेगा, ठीक है। यानी कि देश को कौन चलाएगा, राजा चलाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राजतंत्र बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल सऊदी अरब है, ठीक है। इसके अलावा जो एक हमने देखा तानाशाही, तानाशाही का मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप बोलते हैं उसको इंग्लिश में बेसिकली। तो इसमें क्या है कि मतलब कोई जो भी व्यक्ति है, मतलब जो देश को चला रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग करता है, मतलब खुद के हिसाब से वो नियम कानून बनाता है, ठीक है। मतलब वो किसी की भी नहीं सुनता, ठीक है, वो अपनी ही चलाता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में था पिनोशे वाला, जो इस समय आप मतलब अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 3 होते हैं गैर लोकतांत्रिक में। एक है आपका राजतंत्र जिसमें राजा का शासन होता है, एक होता है आपका सैनिक शासन जिसमें सेना देश को चलाती है, और एक तानाशाही होता है, ठीक है, जिसमें कि
जो भी व्यक्ति मतलब अपने आप से देश को, मतलब कोई एक व्यक्ति है जो देश चला रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई नियम कानून वो फॉलो नहीं करता, उसको जो ठीक लगता है वही वो काम करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं, ठीक है। और जो हमें जो लोकतंत्र हमें पढ़ना है वो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखो, लोकतंत्र में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र में लोग, चुनाव और प्रतिनिधि, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी लोकतंत्र किसी भी देश में है तो ये 3 चीज़ें होंगी होंगी, यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो वोट देंगे, चुनाव होगा और प्रतिनिधि जो है वो चुने जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका लोकतंत्र, ठीक है। अब बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे ज़रा सा, कि अब जैसे हमें प्रतिनिधि की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। जैसे अगर मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारी फैमिली होती है, ठीक है, हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा हम सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में भी कुछ फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। वो जनरली कौन लेता है, या तो पापा लेते हैं या मम्मी पापा, और जो भी बड़े लोग हैं वो सब मिलकर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी चीज़ को चलाना है, अगर आप कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, जो स्कूल ले लो, कोई कॉलेज ले लो, आप कोई देश ले लो, ठीक है। हर एक चीज़ को चलाने के लिए हमें कुछ रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो रूल और रेगुलेशन कौन बनाता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की जो है वो संस्था है। जैसे मान लो अगर हम एक राजतंत्र वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो जहाँ पर उस देश के लिए जो भी रूल और रेगुलेशंस बनाना होगा वहाँ का राजा करेगा वो, ठीक है। अगर मान लो एक सैनिक शासन वाले देश का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस देश के लिए जो कुछ भी ज़रूरी नियम कानून है वो वहाँ पर वो व्यक्ति करेगा जो मतलब सैनिक शासन चला रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो क्या है, चुनाव है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें लोकतंत्र भी देखो बच्चों 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। एक होता है आपका अप्रत्यक्ष, मैं ये लिख देती हूँ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है बेसिकली, पहले आप ये समझो, जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो सब आपस में ही डिसीजन कर लेते हैं कि हाँ उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें चुनाव होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम एक भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत में 145 करोड़ लोग रहते हैं लगभग, ठीक है। अब ऐसे में मान लो कोई भी नियम कानून बनाना है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब सब लोग अगर आपस में डिसाइड करके कोई चीज़ करने की कोशिश करें तो वो चीज़ जो है वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि तो इतने सारे लोग हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें किसी भी विषय की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम फैसला ले पाएंगे। तो ऐसे में हमारे जो देश में है वो कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। चलो अब इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी आपको सिर्फ जो अब बताया जा रहा है लोकतंत्र के बारे में वो सब याद रखना है, बाकी जो शुरू में मैंने दिया है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो आप ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। यानी जो देश को चलाएगा शासक, उसका चुनाव कौन करेगा, लोग करेंगे, वो लोकतंत्र होता है, ठीक है। अब लोकतंत्र का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मतलब अगर हम वर्ड्स को तोड़ें तो लोकतंत्र 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है लोक, एक है तंत्र, ठीक है। तो लोक का मतलब लोग होता है, या लोगा लिख दिया गलती से मैंने, लोग होता है, ठीक है। और तंत्र का मतलब होता है शासन, ठीक है, यानी लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन जो है वो क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों पर लोगों के लिए किया गया शासन है, ठीक है। यानी कि इसमें सब कुछ क्या है, यानी कि देखो लोग जो हैं वो क्या करेंगे, अपना शासक चुनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपना शासक चुना खुद, अब जो चुना हुआ व्यक्ति होगा वो हमारे लिए रूल और रेगुलेशंस बनाएगा, हमारे लिए नियम कानून बनाएगा, ठीक है। और उसको फॉलो कौन करेगा, हम लोग ही फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी लोगों के द्वारा, यानी लोगों ने चुना लोगों के लिए, ताकि लोगों का विकास हो सके, ठीक है। लोग जो है वो ठीक से सुरक्षित देश में रहें, ठीक है।
और लोगों पर किया गया जो शासन है वो क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें कि शासक का चुनाव जो है वो लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें कि जनता शासकों का चुनाव करती है। शासक कौन होता है, शासन करने वाला, देश को चलाने वाला। चुनाव इलेक्शन होता है, मतलब इलेक्शन बोलते हैं चुनाव को। ठीक है, लोग होता है, लोग मेन होते हैं। शासक का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे, यानी कि ऐसी सरकार जिसको लोगों ने खुद चुना है, लोगों ने बनाया है। इस प्रकार की जो सरकार होगी वो किस प्रकार की सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी। ठीक है, अब इसमें एक पाकिस्तान की स्टोरी है जो हम बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो परिभाषा समझने के बाद एक बार हम विशेषता देखते हैं इसकी क्या है। लोकतंत्र की विशेषता, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो शासक है वो कौन होगा। ठीक है, यानी कौन जो है वो देश को चलाएगा। तो अब इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा, शासक कौन होगा, चुनाव। ठीक है, और लोग, और सरकार के रूप जो है वो, अगर मतलब जो शासक है अगर उसे जनता ने चुना है, ठीक है, तो वो जो सरकार होगी वो किस प्रकार की सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी। ठीक है, अब हमें एक बात समझना है कि जिसको हमने चुना है, ठीक है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि जिसको भी हमने चुना है, देश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, अब निर्वाचित वर्ड क्या होता है, निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ। ठीक है, निर्वाचित का मतलब क्या होगा, चुना हुआ, यानी जिसको हमने चुना है ना वही देश से संबंधित सारे फैसले लेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस भी देश में चुनाव होता है वो देश लोकतांत्रिक हो। हमें कुछ विशेषताओं को ध्यान से समझना होता है और हमें ये चेक करना होता है कि क्या वो विशेषताएं उस देश में लागू हो रही हैं या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर होगी तो एक लोकतांत्रिक देश होगा वो, अगर नहीं होगी तो वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने 1999 में क्या किया, तख्ता पलट किया। ठीक है, अब तख्ता पलट क्या होता है, तख्ता पलट, ये आपने सुना भी होगा, इसमें चैप्टर में नाम भी है तख्ता पलट। तो तख्ता पलट का मतलब होता है जैसे मान लो कोई और पहले से किसी पोजीशन पे है, ठीक है, उसको हटा करके जब कोई खुद ही मतलब वो पोजीशन ले ले, ठीक है, तो वो जो है वो क्या होता है, तख्ता पलट, मतलब किसी को हटा के खुद वहाँ का सब कुछ संभालना। ठीक है, ये तख्ता पलट होता है। एक नॉर्मल मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1999 में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। यानी मुख्य कार्यकारी मतलब जो भी होगा देश में काम वो खुद करेंगे। ठीक है, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर लिया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल से के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए।
हुए चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान की स्टोरी के माध्यम से देखो बच्चों, हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने ये समझा कि पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार थी, ठीक है, जिसे हटा करके जनरल मुशर्रफ खुद वहाँ के मुख्य कार्यकारी बने। ठीक है। उन्होंने संविधान में संशोधन भी किया, ठीक है, और वहाँ चुनाव भी हुए, ठीक है। लेकिन जो चुनाव थे, जो लोग चुने गए थे उन्हें केवल कुछ शक्तियां दी गई थी, और जो मुख्य फैसला लेने का जो अधिकार है वो जनरल मुशर्रफ जी के पास था। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। बेशक चुनाव हुआ है, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद जो हमें सबसे पहली बात देखनी है वो ये देखना है कि जिस व्यक्ति को चुना गया है, क्या उसको फैसले लेने का अधिकार दिया गया है? क्या वो मुख्य फैसला ले रहा है देश से संबंधित? तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो देश लोकतांत्रिक देश नहीं होगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। ठीक है। अब देखो, जो चुनाव होता है ऑब्वियसली बात है, मुकाबला एक कंपटीशन है जिसमें अलग अलग जो पक्ष हैं वो चुनाव लड़ते हैं और अपने अपनी बात को रखते हैं कि अगर वो चुने गए तो देश में क्या क्या काम वो करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने देश में देखते भी हैं। अब ऐसे में जो चुनाव है वो स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब कि जो वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, उन पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और निष्पक्ष इसलिए मतलब होना चाहिए कि जो मतलब जो चुनाव प्रक्रिया वो किसी के पक्ष में ना हो। ठीक है। जितनी भी पार्टी खड़ी हो रही है चुनाव में, सबको जीतने और हारने का बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे निष्पक्ष चुनाव होना। ठीक है। तो अब यहाँ पे चीन के बारे में एक स्टोरी है। चीन की संसद को कांगुओ रैमनिन दाइवियो दाहुई, जो कि मतलब चीनी भाषा में हमें नाम याद रखना है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय जनसंसद। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन में करीब 300 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीन की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, से मंजूरी लेनी पड़ती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चीन की पार्टी है। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और इससे संबंध कुछ छोटी पार्टी के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद, अब देखो चाइना में क्या बोला है हमें कि एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। किसको कौन चुनाव लड़ेगा, इसके लिए जो व्यक्ति है उसको इससे परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है। यानी अगर ये हाँ बोलेगा तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, अगर नहीं बोलेगा तो वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। और हर बार एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है। यानी कि हम यहाँ से एक बात तो समझ सकते हैं कि
चीन जो है वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक तो एक ही पार्टी है और हर बार उसी पार्टी की सरकार बनती है, यानी कि जो चुनाव हो रहा है वो स्वतंत्र नहीं है, ना ही निष्पक्ष है, ठीक है। और वहाँ पर लोगों को विकल्प भी नहीं है। अगर मान लो एक ही पार्टी है, सपोज करो हम अपने देश का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे देश में केवल बीजेपी हो, ठीक है, तो हर बार इलेक्शन होगा हमें इसी को वोट देना होगा, ठीक है। या मान लो एक कांग्रेस पार्टी ले लो बस खाली, कि हमारे देश में केवल कांग्रेस ही है, मान लो सपोज करो, ठीक है। तो हर बार जब भी इलेक्शन होगा लोगों को इन्हीं को वोट देना होगा, तो हर बार इन्हीं की सरकार बनेगी, ठीक है। तो ऐसे में कि बदलाव कहाँ होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह में लोगों के पास क्या है, विकल्प नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन का मतलब भाई एक पार्टी मान लो ए है, एक पार्टी बी है, तब तो लोग सोचेंगे ना कि हमें ए पार्टी को वोट देना है कि बी पार्टी को देना है। जब एक ही पार्टी खड़ी होगी चुनाव में ए, तो हर बार तो वोट उसी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का देश लोकतांत्रिक देश नहीं होता। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI, मैक्सिको की पार्टी का नाम आपको याद रखना है, PRI, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिली है। विपक्ष दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपना करके हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया में जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी। अब देखो यहाँ पे PRI के बारे में जो हमें बताया, मैक्सिको जो हमने स्टोरी पढ़ी कि एक ही मतलब वहाँ और भी पार्टी है, लेकिन हर साल PRI की ही सरकार बनती है, ठीक है। इसके लिए जो PRI है वो क्या क्या तरीके अपनाती है, तो सबसे पहले जितने भी सरकारी अफसर हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ के काम करने वाले लोगों को उसकी पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य है, ठीक है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, उनके माँ बाप के ऊपर दबाव डाला जाता है कि उन्हें PRI को ही वोट देना है, ठीक है। इसके अलावा मीडिया जो है, यानी कि जो मीडिया है उसको जो सरकार है उसकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चुनाव जीतने के लिए जो PRI है वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। यानी जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं है, ना ही स्वतंत्र है। इसलिए मैक्सिको को भी हम एक लोकतांत्रिक देश नहीं मान सकते हैं। लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में तो ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार जब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं, लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्प के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति मान लो भी सत्ता में है, जिसकी सरकार है, उसको जीतने और हारने दोनों का ही बराबर मौका मिलना चाहिए। अब अगली जो विशेषता है लोकतंत्र की, वो ये कहती है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को एक ही वोट देना है और हर एक वोट की जो है वो इक्वल वैल्यू होगी, किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी यहाँ पे भेदभाव हो रहा है कि सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है। एस्टोनिया में अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। ठीक है, यानी जो रूसी व्यक्ति हैं उनको वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं था, रूसी अल्पसंख्यक। ठीक है। और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट देने का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक से ज़्यादा था, यानी कि जो फिजी लोग हैं अगर वो वोट देंगे तो उनकी ज़्यादा वैल्यू होगी, और जो इंडिया के लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को कम महत्व दिया जाता था। ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट देना, का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये थर्ड विशेषता हमने अभी लोकतंत्र की पढ़ी है कि जो भी अडल्ट है, अडल्ट मतलब वयस्क, ठीक है, वयस्क मतलब हमारे देश के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति वोट दें। ठीक है, एक वोट देगा और सबके वोट की जो वैल्यू होगा, जो मूल्य होगा, वो क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने विशेषताएं पढ़ी है, बाकी का पाठ हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।